अगर इसमें फ्लिकरिंग हो ना तो बता दीजिएगा, कभी कभी होना शुरू हो जाती है तो उसको सेट करना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि फार्मूला यूज़ करना आ जाए। लिखिए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड in 500 gram of water. Find the boiling point of solution. Find the boiling point of solution and Kb for water is equal to 0.52. तो इसकी यूनिट क्या होगी Kb की, जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। Kb की यूनिट फॉर्मूले से आ जाएगी। इस तरफ क्या है, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, बोलिए, मोल पर केजी। मोलैलिटी है ना, सॉल्वेंट का वेट। ये याद रखना बेटा, यही एक अकेला है जिसमें वेट आता है नीचे, वो भी सॉल्वेंट का। तो क्या यूनिट हो गई, इसको सबको इधर ले आइए, तो केजी, केल्विन, मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। ये यूनिट याद रखिए। चलिए ट्राई करिए जल्दी से। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हमने क्या किया है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। तो हमने पूछा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना आया बेटा आपका, 0.104 यूनिट। बॉइलिंग पॉइंट किस में आएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर होता है, तो उसकी यूनिट तो केल्विन होगी ना। क्या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना हो सकता है, इतने केल्विन? सोचिए अभी क्या कमी है इसके अंदर। तो छोटी सी कमी है जो आपने छोड़ दी है। मैं करूं, अच्छा चलिए हिंट देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताइए कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन में निकालना होता है, तो कितना हो जाएगा,
273 केल्विन, 273 या 373, 100 जोड़ेंगे ना इसमें। हाँ, ये तो 0 हो गया। आजा भाई, 373 केल्विन ये वाटर का है, प्योर वाटर का। और हमें किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। तो पहले हम डेल्टा टीबी निकालेंगे इस फॉर्मूले के। और ये क्या आएगा? डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, किससे? जिसमें आपने सॉल्वेंट के अंदर जिसमें सोल्यूट मिलाया है। तो इतना जो आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा टीबी की, ये इतना बढ़ गया। किससे बढ़ गया? प्योर वाटर से। तो उसमें ये वाली डेल्टा टीबी वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो जो है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो अगर ये आपकी वैल्यू सही आई है तो क्या करना है? इस वैल्यू को उसमें ऐड करना है तो आएगा फाइनल। बोलिए, समझ में आती है मेरी बात? है भाई, ये तो प्योर वाटर था ना जो बॉयल हो रहा था इतने टेम्परेचर पे। तो मैंने डाला उसके अंदर ग्लूकोज, तो उसके डालने से क्या हुआ? उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? वो बढ़ता है, वो फॉर्मूला है उसका। तो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया। तो फाइनली मुझसे पूछा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया। ये थोड़ी पूछा है कि कितना बढ़ा, ये पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो गया। तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अगर ये पूछता कि कितना बढ़ा तो खाली वहीं पे आंसर छोड़ देते। चलिए अब मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए आंसर। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52। ठीक है, वाटर के लिए हमेशा यही रहती है केबी की वैल्यू। इनटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वेट कितना है सोल्यूट का? हाँ, 18 ग्राम। तो मैं मोल निकाल लेता हूँ सोल्यूट के। तो 18 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 500। हाँ, तो मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है ना, आसान हो गया। तो अब ये क्योंकि सॉल्वेंट का वेट लेना होता है ना बेटा, तो ये डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। तो क्या हो गया? 0.52 इंटू 1/5। बस आ गया डेल्टा टीबी। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर दूं तो ये इसको भी 0.5 मान लूं तो कितना हो जाएगा? 0.1। और ये आपने जो 0.4 निकाला है तो ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर 100% है। तो ये आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में सोल्यूट मिलाने पर नॉन वोलेटाइल, ये एलिवेशन हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। ठीक है, वैसे चेंज जो होता है वो आप केल्विन लिख लो, डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 373 प्लस 0.104। इसको जोड़ लीजिए, 373.104 कैलोरी। इतना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बस इसी तरीके क्वेश्चन आने बोर्ड में भी और नीट में भी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, क्वेश्चन लिखिए। 6 ग्राम ऑफ यूरिया and 9 gram of glucose are dissolved in 100 gram of water.
फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो बेटा बॉटल लगा, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस बार मैंने सोल्यूट दो डाल दिए हैं। क्या किया है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया and 9 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Find the boiling point of solution. है बेटा, हाँ वही कल आपने लिखवाया था, उसकी मॉलिक्यूलर वेट भी लिखवाया था। कल वाले नोट्स हैं नहीं, ये कहाँ है, शुरू में निकालिए। नहीं इसके बाद था ये तो, नॉन वोलेटाइल के बाद चेक करिए, जहाँ पे मैंने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लिखा था ये नहीं है, मुझे लगता है कि वो मैंने सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, और आप भी लोगों से तो निकलवाया था मैंने मॉलिक्यूलर वेट, आपने लिखा है? हाँ वो देखो ग्राफ के नीचे ही लिखा हुआ है, आपने भी शायद देखो लिखा है, ये तो रहा नॉन वोलेटाइल। हाँ इसके नीचे जो है वो एग्जांपल लिख लो, यूरिया, ये क्योंकि यही सब यूज होते हैं मुस्तकिल क्वेश्चंस में। किसमें डिजोल्व किया है, वही रहेगी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हाँ आपको बताता हूँ बेटा, हमने कल पढ़ा था कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वैसे मैंने कल वाला वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है और यूट्यूब पे भी डाल दिया, आपको सेंड कर दूंगा लिंक, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन तो हमने कल क्या पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं, जिसके वेपर्स ना बनते हो, जैसे चीनी है, क्या उसका वेपर बनता है, नहीं। ग्लूकोज नहीं, इसी तरीके से यूरिया नहीं। तो ऐसी चीज़ों को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके वेपर्स कम बनने लगते हैं, जो वोलेटाइल है उसके भी कम बनने लगते हैं, क्योंकि सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो वोलेटाइल वाले पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए, जो सरफेस पे कम है तो जाहिर सी बात है कमी तो इवेपोरेट होंगे। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए पानी है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रही है और आपने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो अब वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगी, 100+ पे बॉयल होगी, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो वो कितना बढ़ेगा टेम्परेचर बॉइलिंग, वो हमने फॉर्मूला एक सीखा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैरिटी। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये है मोलैरिटी। तो आप खाली क्या करिए, इसकी मोलैलिटी निकाल दीजिए, चलिए बाकी तो हो जाएगा। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकल गई आपकी, कितनी आई,
0.05 ये मोलैलिटी आई है। मोल, हाँ अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स है। ओके तो ये हमारा हो गया मोल, ये किसकी, यूरिया की, और ये ग्लूकोज की मोल्स है। ओके फिर क्या हुआ, मोलैलिटी बता दीजिए फाइनली। 0.5 ग्लूकोज की, यूरिया की 1, खाली 1। चलिए मोलैलिटी तक ही अभी रखते हैं, आगे आंसर आप लोगों का बेटा कुछ आया। मोल तो आ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस। तो 100 ग्राम वाटर निकालिए, आपका क्या है? कितनी आई? यूरिया की तो आई 1, यानी आपकी भी यही है। ओके किसी का इसके अलावा आ रहा हो, यही आ रहा है बेटा आपका। चलिए मैं करूं अब। चलिए देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, सोल्यूट, बोलिए ना तो घबरा क्यों है, सोल्यूट, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट सोल्यूट के जो मोल्स लिख रहे हैं उसमें ये लिखा है कि अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए या कुछ ऐसा लिखा है? सोल्यूट तो सोल्यूट है। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, क्या 10 तरह के सोल्यूट हो, क्या करेंगे, सबके मोल्स को ऐड करके लिख देंगे। वो जो अलग अलग निकाला है दैट इज नॉट द राइट। ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो मोल आपके आ गए हैं यूरिया के 0.1 और ग्लूकोज 0.1 ही आया था ना, है, और ग्लूकोज का कितना आया 0.05, दोनों को ऐड करके लीजिए। ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है, ये नहीं कि यूरिया का अलग लेना है उसका अलग लेना है, बस जो भी सोल्यूट है सबका क्या करना है, अलग अलग निकाल लेंगे मोल लेकिन ऐड करके फिर लिख देंगे। ओके और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम है उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ तो 6 को 60 से डिवाइड करेंगे, यूरिया का 60 है मॉलिक्यूलर वेट, लिख लिया है? तो ये हो जाएगा 0.1, बिल्कुल सही है, और इसका 9 डिवाइडेड बाय 180 है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1/20, तो ये हो जाएगा हाँ 0.05। ठीक है दोनों सही है, तो आंसर हो गया 0.15 डिवाइडेड बाय 100, या ऐसा करते हैं 2 काट दिए, एक 10 बचा ऊपर इंटू 10 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 1.5। ये आ गई मोलैलिटी, मोल पर केजी। बोलो बेटा आप कैसे लेट हो गई इतना? अच्छा वही मैंने कहा काफी लेट हो गई, इतने ही आ गया सबका। ठीक है ना, अब मोलैलिटी आ गई तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। ठीक है तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, इसको मैं शॉर्ट कर दूँ थोड़ा सा ताकि मुझे जगह मिल जाए। ठीक है बेटा, हमें दिया हुआ एक सॉल्यूशन बनाया हमने जिसमें 6 ग्राम यूरिया डाला, हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 6 ग्राम यूरिया डाला, 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और पानी लिया कितना 100 ग्राम,
तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। उसका हमें ये बताना है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली, मोलैलिटी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलैलिटी आपको निकालनी पड़ती है, तो इसलिए सबसे पहले मोलैलिटी निकाल ली। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें वैल्यू रख दी है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी होती है, 0.52। ये मैंने पीछे बताई थी, इसलिए यहाँ नहीं बताई। के बी की वैल्यू फॉर वाटर 0.52 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दी होगी, और बच्चों को इतनी वाटर वाटर तो याद ही रहना चाहिए। ओके, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद है, इसकी यूनिट क्या थी, कि चलिए यहाँ यूनिट की जरूरत नहीं है। मोलैलिटी कितनी आई है, 1.5। ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.78। यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर खाली वाटर होता तो 100, या मैं लिख देता हूँ केल्विन में, 373 केल्विन होता। लेकिन क्योंकि इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, तो प्लस 0.78 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 373.78 केल्विन। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.78 इज इक्वल टू 100.78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। डिपेंड इससे करता है कि हमें किस चीज़ में पूछा है। जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, चलें, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। इन ए सॉल्यूशन 3.3 ग्राम of a non-volatile solute is dissolved in 125 gram of benzene। हो गया, the boiling point of solution is 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूशन का इस बार बॉइलिंग पॉइंट निकालने की बजाय उसने दे दिया है, ठीक है, तो कुछ और करवाएगा ये। Kb for benzene is Kb for benzene is 3.28। यूनिट क्या थी, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, ठीक है ना, 3.28, यस। तो इसने मुझे क्या क्या दिया है, 3.3 ग्राम। इसने मुझे मास ऑफ सोल्यूट दिया है 3.3 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है, बोलिए, सॉल्वेंट इसने दिया है बेंजीन, बेंजीन में डिसॉल्व किया है, ठीक है। इस बार इसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये दे दिया है, कितना है, 80 ना, आप लोग, हाँ 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब ये कह रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास बताइए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चलिए
कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगना है, बस सोल्यूट का मोलर मास जो है वो। फॉर्मूला वही लगेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक डाटा और लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन 80 डिग्री सेंटीग्रेड।
करिए, वो भी फॉर्मूला लगाइए, ऐसे करिए, देखिए लास्ट लाइन मैंने लिखी है, समझ में आ रही है क्या किया? हो गया अप्रोक्सीमेटली, कुछ आ रहा? 0.13, ठीक तो आ रहा है क्या? इन यूनिट भी तो होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। क्या होती है? एक मोल जब भी आ जाता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं? ग्राम। और एटम जब आ जाता है या मॉलिक्यूल तो एमयू लगा देते हैं। देखिए यही आया लास्ट में कैलकुलेशन सबका है। मैंने कुछ नहीं काटा, मैंने क्या किया, बस जो निकालना है उसको एक तरफ कर दिया, बाकी जितने नंबर आ रहे हैं बाद में देख लेंगे क्या क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। शुरू में काटने से जो है वो कभी कभी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। काटना है तो लास्ट में काट देंगे, सबको एक तरफ लेगा। तो अब यहाँ पे देख लिए क्या क्या कट रहा है। तो ये कट जाएगा 33 से, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको ले जाऊं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो ये इधर हो जाएगा, और ये इसको 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद आइए 3.28 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 125 का हो गया 250, और डिवाइडेड बाय इंटू 100, और ये डिवाइडेड बाय 100 है। तो ये अगर 0 में काट दें तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। तो 328 बाय 2.5,
लास्ट में ये आएगा। आंसर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 130 ही लिखा हुआ है, ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। है बेटा 0.66 कैसे आया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना है और प्योर का इतना है, तो एलिवेशन कितना हुआ? 0.66 का तो हुआ। डेल्टा टीबी की वैल्यू लिखा हुआ है। ये तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, कल ग्राफ में हमने लिखा था। और ये प्योर वाले के लिए नॉट लगा देते थे, तो यही 80.66 माइनस 80 है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0.66। बस किसी को और समझ में नहीं आया हो कहीं पे तो पूछे। डिवाइडेड वही 130 के आसपास ही आ गया। ठीक है, तो यानी जो हमने सोल्यूट डिज़ोल्व किया है उसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 130 ग्राम पर मोल है। हो गया? चलें आगे। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी ग्राफ बनाया जाए सबसे पहले। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बिल्कुल शुरू में हमने सीखा था कैसा बनता है। सॉल्वेंट के लिए ये हो गया, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? इसके नीचे हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे क्या होता है? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। बनाइए इसको, फिर आगे बात करेंगे। हो गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का ग्राफ होगा, क्योंकि फ्रीज होगा तो सॉल्वेंट या सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो फ्रीजिंग के वक्त क्या होता है बताइए? हाँ, जिस फ्रीजिंग पॉइंट जब होता है तो उस वक्त लिक्विड एंड सॉलिड सॉलिड इनका वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
लिखिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वेपर प्रेशर का और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, the temperature at which vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid becomes equal। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को आज से हम साइंटिफिकली ऐसे डिफाइन करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे ज़रा देखें क्या हुआ। ये वाला किसका है फ्रीजिंग पॉइंट, बताइए। TF प्योर सॉल्वेंट का है, और ये वाला किसका है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के लिए हम नॉट नहीं लगाते हैं, ये वहां पे बी लगाया था, यहाँ एफ लगा दिया फ्रीजिंग की वजह से। तो देखिए क्या हुआ, जब खाली सॉल्वेंट था तो वो क्या हो रहा है, ज्यादा मतलब जल्दी फ्रीज हो जा रहा है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे, मान लो 0 डिग्री पे हो जा रहा है। लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया तो क्या हुआ, उसको फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर को और नीचे ले जाना पड़ा और डाउन करना पड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा हो गया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको क्या कह देंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ। क्लियर हुई बात। बन गया। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन तो वो बिल्कुल सेम है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी का मतलब कितना ज़्यादा हमने सोल्यूट डिजोल्व किया हुआ है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके इक्वल का साइन लगाना है तो कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट के एफ लिखा जाएगा। वहाँ पे बॉइलिंग का काम था तो के बी लिखा था, यहाँ फ्रीजिंग का काम है तो के एफ लिख दिया। ठीक है, के बी का नाम क्या था, मोलार एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, तो इसका नाम हो जाएगा मोलार फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मोलार डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी एक साइंटिफिक नेम है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम भी याद रहना चाहिए। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के। ये कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट वेरी करता है। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट क्या होगी, एफ की सेम वही यूनिट जो वहां पर थी, केल्विन, केजी, मोल,
इनवर्स। ठीक है, चलिए, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। अच्छा, कभी कभी पूछ ले डिफाइन के एफ, डिफाइन के बी, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए? डिफाइन के बी और के एफ, तो इसको डिफाइन करने का आसान तरीका ये है, इक्वेशन लिखिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगर मैं इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, अगर मैं मोलैलिटी को 1 ले लूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या? कि इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलार, then the value of Kb is equal to elevation in boiling point और depression in freezing point। ठीक है, आसान है, तो इसको लिख लीजिए। मोलैलिटी इज 1, then Kb is nothing but equal to the elevation in boiling point, and Kf is equal to depression in freezing point। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं, लिखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes at -2 degree centigrade। It freezes at -2 degree centigrade। क्वेश्चन समझ में आ गया कि मुझे वेट ऑफ यूरिया ये बताना है, ताकि डेल्टा टी एफ क्या हो जाए? -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और वेट ऑफ वाटर जिसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो कितना है? 1 kg है। ठीक है, के एफ ऑफ वाटर होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। करिए इसको, वही फार्मूला बेस्ड है। जैसे ये चीज यहाँ पे हमें लिखनी चाहिए, यहाँ क्या लिखना चाहिए?
फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। वो डेल्टा टी एफ की वैल्यू वही आएगी। क्यों? हाँ, क्यों आएगी? इसलिए कि 0 डिग्री पे नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री पे होता है ना फ्रीज। अभी कितने पे हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे? -2 पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? -2 ही तो हो गया, क्योंकि डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। तो टी एफ कितना है? -2 और टी एफ नॉट कितना है? 0। तो आंसर -2 आ गया ना। क्वेश्चन में टी एफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये जो वैल्यू है ये टी एफ वाली है। बस एक लाइन का आंसर है। इस फॉर्मूले में रखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ कितना है? 2। के एफ कितना है? 1.86। मोलैलिटी कितनी है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे मोल आ गया, डिवाइडेड बाय मास कितना है H2O का जो सॉल्वेंट है 1 kg। तो सीधे सीधे 1 लिख दिया। अब क्या करना है? बस आ गया आंसर 120 बाय 1.86। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना? किसको? बेटा डिफरेंस जो है ना वो चाहे आप केल्विन में रखो चाहे सेल्सियस में रखो सेम ही रहता है। डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेटा डिफरेंस है। जैसे आपको समझाता हूँ, ये मैंने डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, ये केल्विन में कितना हो जाएगा? 2 कितना? यस 271 केल्विन। माइनस में है ना बेटा, तो 73 पे 0 होता तो नीचे जाएगा। ओके, और प्योर का कितना होता है? 2
73 केल्विन, पॉइंट वाला पार्ट में छोड़ रहा हूँ, शुरू में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस करना दोनों का, डेल्टा टी एस अब भी तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। 0 2 माइनस 0 करो तब भी 2 आया, और इसको आप इसमें से 0 करो तब भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए डिफरेंस जब लेते हैं तो उस वक्त आपको केल्विन और सेंटीग्रेड का जो है वो फिक्र नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा पीछे तक? जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे वो आप चाहे केल्विन में लीजिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर में माइनस की जरूरत है, ठीक है, वो डिफरेंस है, ओके। माइनस तो ये बता रहा है कि भाई 0 से नीचे की तरफ है, बाकी माइनस का कोई सेंस नहीं है ऐसा। और वेट से क्या लेना देना माइनस का। और यहाँ पे वेट जो है वो वाला वेट नहीं है जो फिजिक्स में वेट होता है। फिजिक्स में वेट क्या होता है? फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना। यहाँ पे वेट क्या है? मास। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। मैटर कितना है उसकी बात कर रहे हैं। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये मास ही है, लेकिन वो जबान पे वेट चढ़ा हुआ है तो वेट ही लिखते हैं केमिस्ट्री में। एक्चुअली होना चाहिए मास, ठीक है ना। हाँ, मास और वेट में डिफरेंस होता है। चलिए मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया अब ये। तो बिल्कुल जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट वाला किया है, जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट वाला ग्राफ बनाया है और फार्मूला बनाया कैलकुलेशन की, हर चीज़ बिल्कुल इसी की डिट्टो कॉपी है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बस वहाँ पे टर्म बॉइलिंग आ जाती है, यहाँ पे फ्रीजिंग आ जाती है, ओके। चलिए, तो हमारी कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई अभी तक? नाम बताइए। पहला, बोलो क्या है ये, बोलो। नहीं बेटा, एल है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मैंने वहां पे 2 चीजों पे बहुत फोकस किया था, क्या? पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। प्योर का ये है वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का ये है, नॉन वोलेटाइल डालने में सॉल्यूशन का ये आ गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या आया? वो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ गई, उसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बताया था मैं, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पी ए नॉट माइनस पी एस। पी एस को और क्या लिखा था हमने? पी टोटल, ठीक है ना। टोटल लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो एक ही चीज की, डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और इसका नाम क्या था? इसी का नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा इसको याद रखिए, यही पूछता है कि कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो नीचे वाली है, ऊपर वाली नहीं, ओके। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तुम बताओ? हाँ, लेकिन होती क्या है? यस, वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। डेफिनेशन लिखवाई थी, चेक करिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of particles of non-volatile solute, है ना। ये लिखवाइए, किस पे डिपेंड नहीं करती है? उसके साइज पे, उसके शेप पे,
उसके नेचर पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ नंबर पे। और नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नंबर में एक तो मोल आ जाएगा, दूसरा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, तीसरा, बस मेरे ख्याल से यही दो काफी है। ओके, हाँ। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका तो ये बना दिया हमने। और ये किसके बराबर था? ये भी तो लिख दें। ये किसके बराबर था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना? हाँ। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और तीसरी हमने जस्ट अभी पढ़ी है, वो क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या था ये? डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, हो गया। ओके, तो ये तीन पढ़ चुके हैं, चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो चौथी हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग पाई से लिखेंगे। अच्छा, एक आपने टर्म पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी जरूर होगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाँ, क्या कुछ बताइए डिफ्यूजन के बारे में। यस, टुवर्ड लोअर, ठीक है। कि अगर कहीं पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से क्या करेंगे? पार्टिकल जिधर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पर माइग्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक हो गई बात। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया तो अपने कपड़े में लगाया तो जहाँ कपड़ा है वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे कमरे में वो उसके मॉलिक्यूल फैलने लगेंगे तो सबको खुशबू आने लगेगी, ठीक है ना। ऐसे ही किसी ने कुछ अगरबत्ती जलाई, धुआं जलाया, तो वहाँ पर क्या हुआ? उस वक्त धुआं था ज़्यादा और फिर धीरे धीरे क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसको लिखिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from their higher concentration to their lower concentration. Good. ये कंटेनर था, उसमें मैंने क्या किया? बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन है, घटिया। अब घटिया होने की क्या वजह है? घटिया होने की वजह, मान लीजिए इधर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है C1, इधर वाले की कंसंट्रेशन है C2, ठीक है।
C1 को मैं मान लेता हूं ज्यादा है, C2 कम है। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पे सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, ठीक। यहां पर भी सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो घटिया इसलिए कहा जा रहा है कि इसने सबके लिए रास्ता खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। क्या मतलब कि इधर से सोल्यूट इधर जा सकता है और इधर से सोल्यूट इधर आ सकता है, नो प्रॉब्लम। दोनों को अलाउ करना चाहिए। इधर से सॉल्वेंट इधर जा सकता है और इधर से सॉल्वेंट इधर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा बताइए, कंसंट्रेशन C1 ज्यादा है C2 से, तो क्या शुरू हो जाएगा, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। क्या मतलब ये कि जो चीज जहां पे ज्यादा होगी वो कम की तरफ उसका नेट फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सी चीज ज्यादा है यहाँ पे बताइए, कौन ज्यादा है। तो इन दोनों सोल्यूट में कौन सा सोल्यूट ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वही तो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, जा इधर से भी रहा है और इधर से भी रहा है, लेकिन नेट फ्लो क्या हो जाएगा, नेट फ्लो हो जाएगा ये, ठीक है, नेट मूवमेंट, लिखिए नेट मूवमेंट। दूसरे वाले में बताइए, सॉल्वेंट में नेट मूवमेंट किधर होगा, इस वाले में इधर होगा, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जब भी तो कंसंट्रेशन कम हुई, डाइल्यूट हो गया ना, तो इधर नेट मूवमेंट इसका हो जाएगा। तो जब हम लोग ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन लेते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। हो गया, और ये कब तक होगा बताइए, दोनों की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, ठीक है। वही डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी, सोल्यूट जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा, सॉल्वेंट जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा, यानी C1 C2 के बराबर हो जाएगा, तब जाकर के ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुकेगा। चलता तो तब भी रहेगा, बट नेट फ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा, नेट फ्लो जीरो हो जाएगा। हो गया, हो गया बेटा, क्लियर। तो कब तक ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा, जब तक इधर भी सोल्यूट और इधर भी सोल्यूट दोनों बराबर ना हो जाए, इधर सॉल्वेंट इधर सॉल्वेंट बराबर ना हो जाए, ओके। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हम्म, हम्म,
चलिए, अब मैंने क्या किया, कंटेनर मेरा वही है, सॉल्यूशन भी वही है, मेम्ब्रेन को बदल दिया। अब ये ऑर्डिनरी की बजाय मैंने इसको कर दिया है, हाँ, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है, इसका नाम बाद में लिखेंगे। अब ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सिर्फ सॉल्वेंट को तो आने जाने दे रही है, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स को परमिट नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए, बस यहीं पे लेक्चर समाप्त है। और ऐसा काम जो मेम्ब्रेन करती है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।